अपना बहुत होनहार बच्चा जो है जब सफलता प्राप्त करता है तो ज़्यादा खुशी होती है। ओम के बारे में मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। ओम का परिचय देता हूँ मैं। ये ओम चौहान है और इन्होंने बी किया और टेक्निकल, ठीक है, डिग्री होने के बावजूद भी जो है ये एलएलबी की तरफ आगे बढ़े। इनके फादर जो है आज एक अच्छे एडवोकेट हैं, बट इन्होंने प्रैक्टिस को हमेशा सेकंड ओपिनियन में रखा, अपने सेकंड ऑप्शन में रखा। और 2019 में इन्होंने जो है इस संस्था को ज्वाइन किया था। अब इनकी ख़ास बात ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से और इस एकेडमी से जुड़े होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, बन जाते हैं। पर 2019 में जब कोविड आया लास्ट में, और जब 2020 में क्लासेस बंद हुई तो 2 स्टूडेंट थे, उनमें से एक ओम था और दूसरा स्टूडेंट क्या नाम था उसका, कुणाल जैन। तो मैंने इनको बुलाया क्योंकि इनके साथ मेरे अच्छी ट्यूनिंग थे। तो मैंने इनको बुलाया, बोले यार दिल्ली में कोविड के कारण जो है सारी संस्थाएं बंद हो गई है और आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ की पहली एकेडमी थी जिसने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के आने के पहले अपनी एकेडमी बंद कर दी ड्यू टू कोविड। और ठीक है, ओम और कुणाल की मदद से मैंने अपनी क्लासेस जिस दिन यहाँ बंद की दूसरे दिन मैंने इंस्टाग्राम में शुरू कर दी। और जिस समय मैंने अपनी एकेडमी शुरू की थी ऑनलाइन, पहली एकेडमी थी मेरी जो छत्तीसगढ़ में बंद भी हुई और दूसरे दिन से ऑनलाइन पढ़ा ली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उस समय कोई नहीं आया था, तो मुझे इंस्टाग्राम की क्लासेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि ठीक है टेक्निकली जो है इनका साउंड था उस जगह पर हैंड, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया कि सर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और हमने सीपीसी उसमें पढ़ाना शुरू किया था, तो सीपीसी चल रहा था, क्लास में किए थे, हाँ यहीं किए थे। उसके बाद मैं सीपीसी पढ़ा रहा था, मेरे को अच्छे से याद है। हाँ, और हम लोगों ने ना सीपीसी पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया और क्लासेस बढ़िया चलने लगी इंस्टाग्राम में। अचानक से मेरे पास एक वीडियो की क्लिपिंग आई और वीडियो क्लिपिंग आई कि देखिए सर आप इंस्टाग्राम में पढ़ा रहे हैं और ये आपका वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में चालू हो गया। अब मुझे नहीं मालूम था, मैं रोका कि नहीं भाई ऐसे करने से तो जो है दिक्कतें हो जाती हैं। क्या पता उस समय भाई अगर ये ज़्यादा हो जाता तो अपन पॉपुलर हो जाते। तो मैंने तुरंत ओम को फ़ोन लगाया और बोला कि देखो भाई मेरी वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना तो अलग बात है, ये शेयर भी हो रहा है, ठीक है, इसको कैसे रोका जाए। तो तत्काल हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इंस्टाग्राम की क्लास बंद, ठीक है, अब इंस्टाग्राम में क्लासेस नहीं होंगी। और अब लोग यहाँ ये सोच रहे थे कि क्लासेस बनाएंगे, सोचेंगे। और उसके बाद मैंने फिर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए फिर खोजना और कम से कम 16 से 17 कंपनियों से बात की होगी कि कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे। फाइनली हम लोगों ने 2 कंपनी को फाइनल किया और उसके बाद जो है ओम एज अ पार्टनर मेरे साथ उस कंपनी में बात करना शुरू किया। मैंने बताया ना कि केवल स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, और हम दोनों पार्टनर थे। मैंने बोला भाई पार्टनर है, आप इनसे बात कीजिए। फिर हम लोगों ने 2 लोगों का टेस्ट लिया, ट्रायल लिया, फाइनल। और फाइनल होने के बाद मैंने हमेशा टेक्निकली आज भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूछ लेता था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने फाइनल किया कि इस कंपनी के साथ, जिसके साथ अभी जो है हम लोग लंबे समय से चल रहे हैं और अभी जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ हम लोगों ने फाइनल किया, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी समस्या आई, कलर फेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हर छोटी छोटी चीज़ पे हमने काम किया। सर साउंड में ये वाइब्रेशन आ रहा है, सर ये नहीं हो। और उस समय क्या था कि किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और हम लोगों ने चालू की घर पे पढ़ाना शुरू किया, मोबाइल से पढ़ाना शुरू किया, मोबाइल से क्लासेस चलती थी। फिर कैमरे से शुरू किया, फिर कैमरे का सेटअप बनाया,
तो लगभग हम लोगों ने 1 साल तो संघर्ष किया। और हर संघर्ष में ओम ने मुझे हर जगह मार्गदर्शन दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है हमको या गुरु को किसी मतलब शिष्य से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं अपने फेसबुक में लिखा भी हूँ, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लिखा हूँ। फिर हर जगह पर मैंने गाइडेंस के जहाँ हुआ वहाँ पे मैंने ओम से गाइडेंस दिया और ये चीज़ें हुई, सर ये होता है। फिर जब आया पैनल की बात की, पैनल में लेना है तो पहली क्लास में विवाद शुरू हो गया, नहीं सर पहली वाली क्लास अच्छी है, पैनल वाली क्लास अच्छी नहीं है। फिर वो भी एक विवाद आया था। फिर उसमें हमने ओपिनियन पोल लिया कि भाई कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि पुरानी जैसी क्लास बोर्ड में जैसे घर में चलती थी वैसी ली जाए। और उस समय कोविड में छूट ऐसा था कि स्टूडेंट नहीं बैठा सकते थे, बाकी आप ऑफिस खोल सकते थे। तो फिर हमने यहीं से ऑनलाइन क्लास शुरू की, पैनल में पढ़ाना शुरू किया। और हर छोटी छोटी चीज़ जहाँ पर भी टेक्निकल सपोर्ट लगता था, जहाँ पर भी लगता था। और ऐसा नहीं, कंटेंट को लेकर, ठीक है, सब्जेक्ट को लेकर, ठीक, टेक्निकली अगर कोई चीज़ है उसको लेकर, हर जगह जो है ओम ने मुझे एक सॉलिड ओपिनियन दिया। ठीक, और होता क्या है कि स्टूडेंट आप लोग रहते हैं तो कभी कभी आप लोगों की बात जो है डायरेक्टली मुझे कहते नहीं है, पर स्टूडेंट जब आपस में बात करते हैं तो वो भी ओपिनियन पता लगता है अपने को कि सर ये चीज़ है और ये सुधार करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को हमने सुधारा वहाँ पे, हर एक छोटी छोटी चीज़ को। फाइनली 2023 ठीक है का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया। 2022 का सिविल जज इन्होंने क्वालिफाई किया, केवल क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, बल्कि रैंक से क्वालिफाई किया। केवल क्वालिफाई नहीं किया बल्कि रैंक से क्वालिफाई किया। और बाकी जो है मैं चाहूँगा कि इनकी सफलता की जुबानी जो है ये अपने शब्दों से कहें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बताएंगे कि हमारा रिलेशन आज भी स्टूडेंट और टीचर का है, और आज भी स्टूडेंट और टीचर से उल्टा भी है ना, रेसिप्रोकल है। जहाँ पर मैं चाहूँ तो वहाँ पर ये मेरे गुरु बने, जहाँ पर जो है इनकी आवश्यकता हुई वहाँ पर जो है ये जो है शिष्य रहे। एक और इंसिडेंट हुआ था, वो भी बताता हूँ। ये बीच में एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लीगल एड टाइप का, जिसमें 30-35 हज़ार रुपये मिल रहा था। और डिफेंस लॉयर के नाम से कुछ आया था, तो बोले सर मिल रहा है 30-35 हज़ार रुपये, मैं कर लूँ क्या? तो मैं बोला नहीं मत करो, सोच लो, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद बताएंगे कैसे है क्या है। तो वहाँ पर रहा, बहुत चीज़ें घर में भी ऐसी थी कि घर वाले चाह रहे थे कि प्रैक्टिस करें, माहौल ऐसा था, बट इन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। और फाइनली जो है इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया और जस्टिफाइड अपने आप को प्रूव किया कि भाई मैं न्यायोचित जो है निर्णय लिया था और उस निर्णय को आज मैंने पूरा किया। ये तुम लोग पहला बैच है जो इतने जजेस से आप लोग मिल रहे हो। कितना सीख रहे हो मुझे नहीं मालूम, पर ये पहला बैच है जिसमें बहुत सारे लोग आके जा रहे हैं और अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अनुभव से बड़ा ज्ञान किसी से नहीं लिया जा सकता। तो बाकी इनसे क्वेश्चन आया लो, मैं तो बोल रहा हूँ आज, क्योंकि हमारी अलग बाउंड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पूछो, एक एक से खड़ा करके पूछो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ जो है शेयर की हम लोगों ने। बहुत टेक्निकल जो है हमको सपोर्ट किया, मतलब हर एक छोटी चीज़। लाइट कम है तो कैसे सुधारा जाए, फिर लाइट पे हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा साइंस वाला जो है बंदा जो होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। और वो अगर बी किया है तो ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो साइंस वाले, जैसे मेरा बेटा मेरे को पूछा पापा मेरे को क्या करना चाहिए, अगर IAS बनना है तो मैं क्या सब्जेक्ट लूँ? लोग बोलते हैं BA ले, तो मैं बोला नहीं, तुम साइंस लो, और साइंस करने के बाद तुम आर्ट्स लो ना, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो स्मार्ट होते हैं। जिनका साइंस अच्छा होता है वो स्मार्ट बंदे होते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ओम को मैं आगे जो है कहने के लिए आपके साथ जो है जुड़ता हूँ मैं। बाकी हमारी बाउंडिंग अभी ऐसी है, ऐसी रहेगी, और कभी भी मुझे टेक्निकल सपोर्ट रहेगा तो मैं अभी भी सबसे पहले इसी को फ़ोन करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और हम लोगों ने बहुत सीखा, ठीक है, बहुत सीखा। सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम आता था, क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आता था, फॉन्ट में प्रॉब्लम आता था, सर ये कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सारी चीज़ें हुई कि सर इसको कैसे दूर किया जाए।
तो हर एक छोटी सी चीज़, मतलब आप लोग तो आज सारी चीज़ें पकी पकाई देख रहे हो, सर इसके फ़ॉन्ट छोटे हो रहे हैं, दिखने में नहीं समझ में आ रहा है, इसको बड़ा कैसे करें, इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पर तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हर एक चीज़ कि सर इसको ये करते हैं, तो मुझे हर छोटी सी चीज़ जहाँ पर मुझे लगा कि इस एकेडमी के लिए मुझे एक ओपिनियन चाहिए, तो सबसे पहला आज भी कॉल अगर जाएगा तो उनको जाएगा, ठीक है आप व्यस्त हो जाएंगे, वही साहब बन गए हैं, अब फिर बड़े साहब बन जाएंगे, ठीक है वो एक अलग प्रश्न है, पर संबंध एक अपनी जगह होते हैं। और उन संबंधों के तर्ज पे मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा ओम का, कि उस दौरान में आपको छत्तीसगढ़ में जहाँ पर किसी के पास कुछ नहीं था, हमने पहला अपना ऑनलाइन, ठीक है, प्लेटफॉर्म तैयार किया था। उसके बाद तो साल 2 साल बाद तो फिर यूट्यूब में भरमार लोग आ गए। आज आपने देखा होगा यूट्यूब में वो, ठीक है क्या नाम है वो गाना, पहाड़ी गाना है ना, ठीक है, उसमें वो लड़की जो है 4 करोड़ का मकान खरीदी है, सिर्फ एक छोटी सी 15 सेकंड की क्लिप बनाई थी। कौन सा गाना है ना, बहुत फेमस गाना है, पहाड़ी गाना हिट नहीं हुआ यार, जानते हो? हाँ कौन सा ला, हाँ ये गुलाबी शरारा, वो लड़की हिट हुई ना, वो लड़की इतना पैसा कमा ली, सोच लो 4 करोड़ का इसने बंगला खरीदा। हम वही सोचते क्यों पढ़ा रहे, अपन भी एक आध 2 वीडियो हिट कर लेते। मैं नहीं जा पाया, मेरे को उन्होंने सजेशन भी दिया सर यूट्यूब में जाइए, पर ठीक है नहीं, अपनी दुनिया अपने दायरे तक है। पर हाँ आगे विचार करेंगे इस बारे में कि अगर हुआ तो यूट्यूब में भी जाना चाहिए, फेसबुक में जाना चाहिए। फेसबुक के लिए भी हम लोग वो ट्राई किए, तो बहुत सारी टेक्निक, मतलब हमने क्या नहीं किया होगा, मतलब आप लोगों को बिहाइंड द स्क्रीन बात कर रहा हूँ, हमने इतना कुछ किया होगा, इतना ट्रायल लिया। फेसबुक में भी हमने, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये फेसबुक को भी सपोर्ट करता है, तो हम इसको फेसबुक से जोड़ सकते हैं, इस कैमरे को हम यूट्यूब से जोड़ सकते हैं। बहुत मतलब कैमरे को लेकर कितना हम लोगों ने मेहनत की थी कि कौन सा कैमरा लिया जाए, किस रेंज का लिया जाए, बहुत सर्च किया, तब जाके इस एकेडमी में, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया। तो ऐसा रहता है समय, तो ऐसे कम लोग आते हैं जो जुड़ते हैं, और जो केवल अपने लिए नहीं जुड़ते, ठीक है, वो एक गुरु के लिए भी ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिसके लिए जो है हमेशा दिल से जुड़े रहेंगे। इस एकेडमी में जब तक ऑनलाइन चलेगा तब तक ओम का नाम जिंदा रहेगा। है जो फैक्ट है, उस चीज़ को मैं कभी डिनाई नहीं करता। मेरी एक आदत है कि किसी ने भी अगर जीवन में मेरे लिए कुछ किया है तो मैं हमेशा उसके लिए कृतज्ञ ऑब्लिगाइज रहता हूँ और रहूँगा। और इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी कोई भी अगर आपको जो है सुख या दुख में साथ देता है और सच्चा साथ देता है, जीवन में कभी उसका साथ मत छोड़िएगा। ये अलग बात है कि समय के बाद जो है चीज़ें बदलती हैं, पर हमेशा याद रखिएगा अगर मौका मिले तो उसके लिए आप पलट कर, कभी मौका मिले तो उसके लिए वो ज़रूर कीजिएगा जब आपकी आवश्यकता होगी। वो चीज़ें तो रहती हैं, ठीक है। तो ओम के साथ मैं आपके जो है कुछ चीज़ें जोड़ता हूँ। तुम आज थके हुए क्यों है यार? तुम्हारा बर्थडे है, एकदम फ्रेश होना चाहिए, फेशियल करा के आज पैसे ही छाप के आए हो, है लगा ना, दिन भर थक के आया, बिल्कुल मजदूरी करके आया है, उसका बर्थडे है। और क्लास का वो है हमारा, ठीक है, मतलब क्लास में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो है नंदन को नहीं जानता होगा। उसने कम समय में क्या है अच्छी पकड़ बना ली है लोगों के दिल में। मैं थोड़ी बोलता हूँ कि भाई, ठीक है। तो ओम का अनुभव, और ओम इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछो, ठीक है, IPC CRPC अपने अनुभव को भी बताओ। बाकी मैंने तो अपनी तरह से बता दिया हमारी बॉन्डिंग कैसी शुरू हुई थी, तो आज भी है। कुणाल तो अब बहुत समय हो गया है कि उससे कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं, बट ओम के साथ कांटेक्ट में हूँ। और उस बैच में मेरे ख्याल से लगभग जितने थे वो बन गए हैं, ऑलमोस्ट बन गए हैं। तो सोचिए 2019 से जुड़े हुए, तो ये मत सोचिएगा कि आप अभी जुड़े हो तो तुरंत आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस है। सर ने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है वैसे। इतनी ज़्यादा तारीफ़ पहली बार। ठीक है, धन्यवाद सर। नहीं सर, पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरे को ना, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है एकदम। वो भी इतने सारे लोगों के सामने। वो तो है सर, वो होते रहता है बिल्कुल।
मेरा फर्स्ट डे था 2019 फरवरी, वसंत पंचमी का दिन था। ये मेरा फर्स्ट डे था यहाँ कोचिंग में। उससे पहले मैंने ऐसी एक सीनियर थे, उनसे थोड़ी सी पढ़ाई की हुई थी। हमारे सीनियर थे, उनका नाम सिन्हा जी है और वो अभी मेरे ख्याल से उड़ीसा हाई कोर्ट में है वो अभी, और एडमिनिस्ट्रेशन में है वो अभी। वो भी एग्ज़ाम दिलाते रहते थे। तो मेरा पास आउट 2018 का है LLB, और सर ने जैसे बताया मैंने इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की थी 2014 में, 2014 में मैकेनिकल ब्रांच से। और उसके बाद मुझे जाना था मरीन में, पर वहाँ जाने नहीं मिला, तो उसके बाद में फिर इधर आ गया। तो वो और भी चीज़ें ट्राई की मैकेनिकल से रिलेटेड, बट वहाँ हार्ड लक रहा, और वो हार्ड लक अभी तक चल रहा था, अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ हार्ड लक। तो खैर ये तो रहा वो बात। मैंने जब 2018 में कंप्लीट किया था अपना LLB, मेरा BLLB नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक छोटे से कॉलेज से, सेठ रतन चंद सुराना कॉलेज है दुर्ग में, वहाँ से मैंने किया हुआ है LLB। 3 ईयर कोर्स है, और वो मैंने 18 में कंप्लीट किया था। और उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड, जो हम लोग अभी नाम ले रहे थे, अतुल सिंह बैस, और एक है उषा चंद्राकर, ये हमारी 3 लोगों की जोड़ी थी। तो उषा दीदी अभी आजकल ADPO हैं, पोस्टेड है, दुर्ग में है, और अतुल जो है वो अभी भी ट्राई कर रहा है। तो हम लोग साथ में कर रहे थे सब। उसने जो मुझे सजेस्ट किया था यहाँ आने के लिए, और उससे पहले हम लोग यहाँ सर के पास आके पता करके रहे हुए थे, और उसने पहले ज्वाइन कर लिया था, मैं लेट आया था, मैं क्रैश कोर्स में आया था एक्चुअली उस समय। तो बाद में फिर कंटिन्यू रहा, कुछ समय बीच बीच में गैप रहा, और वो सारी चीज़ चलती है। खैर ये तो रही ये सारी बात। और मेन ये है जो पेशेंस लेवल चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत कम होते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। इस बार जो 57 पोस्ट आई है अभी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेरी जानकारी में ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो मैंने देखा है अभी तक। मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ सर मैं? 2008 में 60 है। मेरी जानकारी में ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है। इससे पहले इतनी पोस्ट कभी नहीं आई थी, बल्कि हमने जब पहली बार पेपर दिया था उस समय 39 था, उसके बाद 32 हो गया था वो, और उसके बाद सीधा 1 साल नील वैकेंसी थी। नील वैकेंसी 2021 में थी, और उस ईयर पूरा और कुछ नहीं आया सिवाय एक ADPO आया था जिसमें मैंने अपेयर किया था, वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था मैंने। 2022 में इंटरव्यू हुआ था फेब में उसका। और सीधा फिर हाँ सर, MP भी दिया था। MP में भी मैंने मेंस लिखा हुआ है वहाँ पे 2021 में, 2021 अगस्त में लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने MP मेंस लिखा हुआ है। तो MP देने का भी आइडिया मेरे ख्याल से सर ही का था। सर ने ही बोला था कि MP ट्राई करते रहो, क्योंकि MP में यहाँ की पढ़ाई वहाँ की पढ़ाई में अंतर होता है। वहाँ MP दिले से थोड़ा सा माइंड और डाइवर्जन आते हैं, सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको और खुलने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर आप मेंस एक बार वहाँ लिख रहे हैं, मतलब आप 2 दिन के लिए बुक्ड, और 2 दिन में आपको 4 पेपर देने हैं, 1 लैंग्वेज है, और सारे पेपर जो है अपने आप में क्वालिफाइंग है। आप चारों पेपर में इंडिविजुअल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स अलग रहते हैं। 400 नंबर के पेपर में आपको 200 नंबर तो लाना ही लाना है, 50 मार्क्स ईच पेपर। और उसके बाद फिर वो 200 नंबर लाने के बाद भी ओवरऑल कट ऑफ अलग जाता है वहाँ पे। तो आप सिर्फ 50 लेके आके वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है। आप में से कोई दिया है MP? ये तो अभी सब परस्यूइंग वाले हैं। अच्छा, परस्यूइंग वाले। अच्छा, मुझे पता नहीं था। अच्छा तो वो चलता है जी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप आगे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट MP में नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा रहता है, पर वहाँ वैसे ही लोग दिलाने भी आते हैं। सेंटर है, वहाँ से बहुत सारे राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। हिंदी भाषी जितने क्षेत्र हैं, सारे के सारे लोग MP आते हैं। छत्तीसगढ़ में ये नंबर कम है, इसका फ़ायदा आप उठाइए। बाहर से आने वाले अब बढ़ रहे हैं, पर फिर भी MP के मुकाबले कम है अभी भी। तो इसका फ़ायदा आप उठाइए। और अभी आप जिस स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज बोलूँगा मैं,
तो यहाँ से आप जब प्रिपेयर करना चालू करेंगे, जितना अच्छा अभी बेस क्लियर रखेंगे, आपको आगे उतना ही और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप यहाँ अभी चूक कर गए, ये जो क्लासेस हैं आपकी बेस वाली क्लासेस, जो भी डाउट है बेझिझक पूछे। ये मत सोचिए आप कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिस दिन ये सोच लिए ना, उस दिन तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर अपना डाउट आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। आपके मन में रह गया झिझक, अरे यार बगल वाला क्या सोचेगा, अरे सामने के टॉपर क्या सोचेंगे। जनरली ऐसा होता था, हमारी क्लास में सामने टॉपर्स बैठते थे और हमारी जो बैच की टॉपर थी, हम लोग एक्चुअली उसको टॉपर ही बोलते थे उसने टॉप भी किया था 2019 में। और तो ये जो झिझक वाली बात है वो आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें। बेशर्म होकर पूछो क्वेश्चन, ये पहला मूल मंत्र है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने पढ़ा नहीं, यही सुनने मिलेगा। एक आध सजा अगर मिल रही, देते हैं क्या सर आजकल सजा चल रहा है ना। मैं आज तक मैं एकदम लकी रहा हूँ, मुझे आज तक सजा नहीं मिली है। हाँ जी, तो उस पर आप बिल्कुल मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, किस तरह से है, इस पे आप बिल्कुल मत सोचिएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो, आपका आधा काम हो जाएगा। तो पेशेंस आपको रखना है। एक दिन में नहीं होता है जैसा सर बोलते हैं, पर एक दिन ज़रूर होगा, और इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। तो उस एक दिन का वेट जो कर लेता है, उसके लिए लाइफ अच्छी है। फिर मेरा रजिस्ट्रेशन भी 2018 मैंने करा लिया था, और उसके बाद से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरे फादर एडवोकेट है, जैसे सर ने बताया पहले से, और वो MSc और सेशन ट्रायल, सिविल, कंज्यूमर, ये सारे मैटर्स देखते हैं। और रेवेन्यू के बहुत कम है, पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो वहाँ मुझे डाइवर्सिटी तो मिल रही थी, पर मेरा मन वहाँ नहीं था। मेरा मन अभी भी था कि मैं ये चीज़ करूँ। प्रैक्टिस का आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे मुझे 2 लोग कोर्ट में दिख रहे हैं जो कोट पहन के आए हुए हैं, तो प्रैक्टिस का फ़ायदा आपको मिलेगा, पर सेम टाइम उसका एक नेगेटिव भी रहेगा ना, ये आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने तैयार ढंग से नहीं किया है अपने वो वाले पार्ट को, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट वहाँ मिलेगा आपको। जिस दिन आप इंटरव्यू पे खड़े हुए वहाँ बैठे सामने, आपको पहला क्वेश्चन आएगा आपके प्रैक्टिस से, कौन से फील्ड से किया है आपने, वो आप बिल्कुल प्रिपेयर करके रखिएगा। मुझे भी जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए अपेयर किया था, मैंने तो 2 इंटरव्यू फेस किया जैसे आपको बताया ही। तो फर्स्ट इंटरव्यू में भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्टिस से रिलेटेड। हालांकि वो ADPO का था, तो ADPO में थोड़ा सा सिविल वाला पोर्शन आपसे पूछा ही नहीं जाता। ADPO में टोटल क्रिमिनल बेस पे रहता है, तो वहाँ ये एक फ़ायदा रहता है कि आपको क्रिमिनल ही पढ़ना है बस, और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, अदर जो छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे, उसमें 19 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आपको अगर ADPO का सिलेबस पता होगा तो वो सारे सब्जेक्ट आपको देखने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको उसी से रहेगा जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, चाहे आपके मदर फादर का बैकग्राउंड रहे, आपका खुद का बैकग्राउंड रहे, आपने अगर कुछ अचीव किया है, वो सारी चीज़ों को आप देखिए अच्छे से। अपने आप को तो सॉलिड करके रखिए कि आपके बारे में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया आप कर लें। और जैसे सर बोले क्वेश्चन पूछ लो करके, मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, मैं एक्चुअली क्वेश्चन बता देता हूँ जो मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में, वो मैं बता देता हूँ, मैं पूछूंगा नहीं। आपको अगर पता हो उसका आंसर तो आप बताइएगा। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ, और मैक्सिमम क्वेश्चन सिविल के थे मेरे साथ। क्रिमिनल के नाम पे मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए, या 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं था। 3 लोग बैठे हुए थे मेरे पैनल पे, और एक PSC मेंबर थे, एक एक्सपर्ट। ये 3 मेंबर बैठे हुए थे मेरे पैनल पे। जो जस्टिस सर थे उनका पूरा पर्सपेक्टिव लॉ पे था। जो PSC मेंबर हैं वो पूरा आपके जो ओवरऑल आपने फॉर्म भर के दिया हुआ है उस पे था, और जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे वो आपको छत्तीसगढ़ रिलेटेड या आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो CPC से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, ऑर्डर 9 आपको पता है क्या होता है?
ठीक है। उसके बाद फिर उसमें मेन आपको क्या लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्डर रूल पूछा जा सकता है? और 13 ठीक है, मतलब आपको पता है 13 क्या होता है। बाकी कोई और भी आंसर दे दो। तो इसी से मेरा पहला क्वेश्चन था, मेरा पहला क्वेश्चन इसी से था। और ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको पहला क्वेश्चन इससे आ जाए ना तो एक बार थोड़ी सी हड़बड़ी मच जाएगी, क्योंकि इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। और मेरे साथ क्वेश्चन ये आया था कि इसमें सिचुएशन डाल दिया गया था। सर ने पहले ही बोला कि एज अ जज आपको डिसाइड करना है, मैं जो अब बोल रहा हूँ उसको करना। उन्होंने सीधा बोला कि आपके सामने ये एप्लीकेशन आई है और आप अगर सेट असाइड कर दिए हैं, उसके बाद क्या आप दोबारा से उसे सुन सकते हैं? बताइए। नहीं बता पाएंगे तो क्वेश्चन बाद में कर लेना और रिजॉल्व कर लेना सर से, पर क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था। अब इसको ट्रिक बोलो या फिर माइंड गेम बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, क्वेश्चन तो यही था। आप जज हो ऐसा सर ने बोल चुका है, अब आप ऐसा बोलोगे? इसका आंसर खोजिएगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या बोलेंगे करके थोड़ा टाइम लगेगा, पर खोजिएगा। मैं आंसर आज नहीं दूंगा ना, ठीक है? मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बाकी सर से आप आंसर बाद में लीजिएगा। NIA के क्वेश्चंस थे जो कंपनी से रिलेटेड जो मैटर्स रहते हैं, तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके बिहाफ में अगर उन्होंने आगे कुछ प्रोसीड कर दिया है, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे फ्रेम करके पूछे गए थे। बाकायदा सारी चीज़ें फ्रेम करके दी गई और आप बताइए कि अब क्या वो पर्सनल लायबल है? जो डायरेक्टर है चेक बाउंस के केस में तो कंपनी का, क्या वो पर्सनल लायबल है? पढ़ा है आपने NIA? पढ़ लिया ना? तो क्या वो पर्सनल लायबल होता है? पर्सनली वो लायबल होगा? इसका आंसर फ्रेम कर लीजिएगा ना, ठीक है? मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं आपको आंसर दूंगा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? आप समझिए कि वहाँ सिनेरियो क्या चलेगा। आप 3 लोगों के ऐसे सामने बैठे, 3 ऐसे लोगों के सामने बैठे जो अपने आप में लेजेंड हैं, आप उनके सामने अभी चालू किए हुए हैं, तो उनको आंसर करना है आपको, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। खैर ये आगे की बात होगी, मैं प्री पे आता हूँ। प्री पे आपको फोकस करने के लिए सिर्फ सबसे ज़्यादा कमांड चाहिए बेयर एक्ट। बेयर एक्ट जिस दिन आप सीक्वेंस में आप समझ गए कि किस तरह से क्या पढ़ना है, उस दिन आपका प्री पे कमांड आ जाएगा। रही बात जो अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लो अगर FIR का क्वेश्चन है तो FIR में तो लिख दिया भाई 24 घंटे में, 24 घंटे बोलता हूँ, FIR बोला कोई भी लिखा सकते हैं, ठीक है? महिला है तो महिला के लिए महिला ऑफिसर रहेगी। वो सारी चीज़ें आप पढ़िए, जहाँ पे मेन सेक्शंस हैं वो बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस के पैटर्न बदल चुके हैं। 2023 का जो प्री था, मेरे ख्याल से उससे हार्ड प्री तो मैंने नहीं देखा था, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे वो समझ ही नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गूगल से निकाले, वहाँ पे भी 4 आंसर मिल रहे हैं ना, चारों ऑप्शन सही, आप क्या करोगे? तो इसलिए आपको थोड़ा इसमें रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। अब पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं रहा, आप 2017, 18, 17, 19 का पेपर अगर देखेंगे प्री का, उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे। पर अब पिछला 2 प्री देखिए, वैसा नहीं है सिनेरियो, टोटल चेंज हो चुका है। तो आप पढ़ने का थोड़ा सा तरीका जो है, सर तो बता ही रहे हैं, उसको और थोड़ा सा डाइवर्स करिए। क्वेश्चन बनाने हैं आपको और रोज़ बनाने हैं, बिल्कुल। जो आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है या जो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है, वो टॉपिक बिल्कुल आप कवर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। रिवीजन तो करना ही है, टॉपिक जो यहाँ कंप्लीट हो रहा है उसको रिवीजन करना ही है। कभी कभी नहीं भी हो पाता, मैं क्यों झूठ बोलूँ, सही में नहीं हो पाता कभी कभी, पर ट्राई करो जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर लो, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में उस समय तक ज़्यादा रहेंगी। और उस समय पहले अगर पढ़ लिए आप
तो आपको जितने डाउट रहेंगे वहाँ पे सामने आ जाएंगे। बाद में ऐसा नहीं लगेगा ना कि भाई ये वाला क्या था, कैसे रिलेट हुआ, ऐसा नहीं होगा। फिर जो रहेगा डाउट तुरंत आप पूछ सकते हो। तो साथ में डाउट क्लियर करते जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना कि बाद में छोड़ दिए, ये सारी चीज़ें मत करना। ये मैंने एक बार किया था, उसका भुगत भी चुका हूँ वो चीज़। फिर मेरा पहला प्री नहीं निकला था, तो जो गलती मैंने की है वो मैं बता भी दिया ना कि ऐसा है, आप बिल्कुल ये मत करिएगा ऐसा। प्री में एक चीज़ और ध्यान रखिए, प्री का जब आप पेपर बना रहे हैं, मेरे ख्याल से चाणक्य के किसी भी स्टूडेंट को टाइम की कमी नहीं पड़ती पेपर में, जितना मैंने अभी तक देखा है। टाइम की कमी कभी नहीं पड़ती। कमी पड़ती है तो सिर्फ ये कि ये एक और क्वेश्चन याद आ जाता है यार, ये एक और याद आ जाता है। तो वैसा थोड़ा सा ऐसा मत हो। और जब तक आप श्योर ना हो ना, यहाँ तो खैर माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी आप ट्राई करो कि आप श्योर हो जाओ। एक बार जब आप पेपर बना रहे हो तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करो जो आप 100% श्योर हो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे आ रहे हैं। जैसे आप 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से अगर आपने 75 टिक कर लिए, आपको पता है कि अब आपको और कितने चाहिए। आप अब पे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिन पे डाउट है, उसको आप आसानी से टैकल्स कर सकते हो। एक और चीज़ होता है, आप जैसे एक बार पूरा कंप्लीट करते हो पेपर, हार्डली मेरे ख्याल से 30 मिनट या फिर 40 मिनट लगता है एक बार पूरा पेपर बनाने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के दिला रहे हैं पेपर, तो एक बार पूरा पेपर 1 से 100 जाते तक 35 से 40 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारा पेपर उतने में कंप्लीट हो जाता है। 35 से 40 मिनट ज़्यादा हुआ। अगर पेपर ज़्यादा टफ आया, आजकल लेंदी क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं, तो उसमें मैक्स टू मैक्स भी जाएगा तो 50 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक बार आप पेपर कंप्लीट करोगे ना, उसका आपको एक फ़ायदा मिलता है, आपके पास बच जाता है जो टाइम ना, फिर आप उसमें बाकी क्वेश्चंस के लिए दिमाग लगा सकते हैं। साथ में आप जो आजकल बबलिंग करनी रहती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होता नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आखिरी हुआ था 2019 में, उसके बाद हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको बबलिंग का टाइम मिलेगा, आपको उस क्वेश्चन को और अच्छे से टैकल करने का टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लेके चलिए। तो पेशेंस, उसके साथ आपका पैशन, ये ज़रूरी है। उसको मत छोड़ना, उसको बिल्कुल छूना मत। एक बार जिसको टिक कर दिए ना, गलती से भी मत छूना उस क्वेश्चन को। भूल जाना मैंने कर लिया करके, उसको गोला मारो, छोड़ दो उसको। वो नहीं तो वो, ये भी हुआ है हम लोग के साथ में। सर ने तभी याद दिलाया। एडीपीओ के एग्ज़ाम में ये चीज़ हुआ था, उसमें माइनस मार्किंग रहती है एडीपीओ के एग्ज़ाम में। तो हमने एक बार पूरा क्वेश्चन बना लिया था और बना के मस्त बैठ गए। अगल बगल वाले देखे, अरे और बना रहे हैं अभी तक। तो हम लोग की आदत है, हमारे जितने ग्रुप वाले थे ना, हम लोग की आदत है, हमारा पेपर 1 घंटे में कंप्लीट हो ही जाता था। कुछ भी हो, 1 घंटे में सबका पेपर कंप्लीट हो जाता था। कई तो मेरा जो फ्रेंड है, उसका पेपर तो 20 मिनट में कंप्लीट करके बैठ जाता था। वो हमको और ऐसा लगता था यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ करके, ऐसा हो जाता था। तो आप उस पर मत जाइए। ये तो हालांकि ये गेम का पार्ट था कि कौन कैसे क्या कर सकता है, वो अलग मैटर था। आप उस पर मत जाइए। आप ये कोशिश करिए जितना अच्छे से आप जितना आप बना सकते हैं, टाइमिंग कोशिश कीजिए 1 घंटे के अंदर कर ले, ताकि आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम मिले। 20 मिनट आपको बबलिंग में लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बबलिंग बहुत पास रहता है। बबल्स जो है वो कई बार ऐसा होता है, ऊपर वाला भरना था, नीचे वाला भरा जाता है। तो ये गलती भी मत करिएगा। तो इसलिए शांत दिमाग से बबलिंग करना है। ऐसा भी होता है, ये गलती भी हमने कर चुकी है। ये वाला बबल वाला भी गलती कर चुके हैं हम, तो उस पर भी ध्यान देना। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है ना कि वो आपको जज बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। पेपर में इन और आउट वो एक क्वेश्चन ही करता है। मेरे साथ हो चुका है इन और आउट वाला भी। तो मेरा पर्पस यहाँ डराने का नहीं है, आपको ये समझाने का है कि आप केयरफुल रहें, अपना बेस क्लियर करके चलें। और आपको जैसे ही जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, अगर उसके बाद किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि एक लाइन भी दे दिया ना कि ये ऐसा ऐसा लाइन है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वो कहाँ पे मिलेगी बैरक में। अगर कोई रैंडम क्वेश्चन भी आता है तो आपको ये, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन के नीचे 2023 वाले क्वेश्चन में पेपर में ये हुआ था कि क्वेश्चन के नीचे ये नहीं लिखा था कि वो कौन से एक्ट का है,
तो हमको 2 एक्ट के बीच में कन्फ्यूज़न हो गया था कि क्वेश्चन इसमें से बनाए या उसमें से बनाए करके, ऐसा भी होता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 2023 का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ये तो यार इस सेट के भी लग रहे हैं, इस सेट के भी लग रहे हैं करके। मेरे सेट में तो लास्ट में था, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी पढ़ाई को कि आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आपको पता चल रहा है हाँ ये CPC का है, ये NIE का है, SRA का है, रजिस्ट्रेशन का है, कहीं से भी रहे आपको 15 सब्जेक्ट पूरे पता होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, इंटरव्यू ये पूछ देते हैं चलो 15 सब्जेक्ट के नाम बताओ करके। कोई बता सकता है 15 सब्जेक्ट के नाम? पूरा नाम बताना ईयर के साथ में। तो नाम मतलब वही होता है ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नाम मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म बोल दिया NIE है, SRA है, CPC, ऐसा नहीं चलेगा। नाम बोला गया मतलब आपको अगर आपको नाम पूछा जाएगा तो आप अपने घर का नाम बताओगे कि अपना पूरा नाम बताओगे? पूरा नाम बताओगे ना, तो उस बेचारे को जो छोड़ दिए उसको क्यों उसका घर का नाम बता रहे हो? भाई CPC है तो उसके घर का नाम नहीं बताना है ना, उसका पूरा नाम बताओ विद ईयर। 1908 है तो वो आपको बताना पड़ेगा। और ये इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन से ईयर में ये इनैक्टमेंट हुआ है, प्रेसिडेंट का कब कंसेंट मिला था, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। डरना मत, धीरे धीरे सब होता है। मेरे को दिख रहा है आप लोग के फेस पे तो इस तरह से है। बाकी प्री के लिए आपको और कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना आपको पता चलेगा कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन मत बनाइएगा, और भी इधर स्टेट के क्वेश्चंस बनाइएगा। मैं रिकमेंड करूँगा MP के पेपर भी सॉल्व करो, हो सके जिससे वो दिल्ली का पेपर भी सॉल्व करे। सिर्फ जुडिशल वाला पार्ट ना, उसमें और भी पार्ट रहते हैं पर जुडिशल वाला पार्ट। यूपी के तो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, वो हमारा और उनका कोई मैच नहीं है। हालांकि कई बार अभी 2021 वाले में थोड़ा सा हो गया था मैचिंग, पर अगर आपको थोड़ा सा और कंसेप्चुअल जिसको पढ़ना हो वो दिल्ली के पेपर सॉल्व करके देखें। MP के तो श्योर बिल्कुल आपको पूरे पेपर सॉल्व करना है MP के। छत्तीसगढ़ का एक भी पेपर नहीं छोड़ना है। MP का जितना ज़्यादा सॉल्व कर सको उतना अच्छा है। इन सब के बाद भी अगर किसी को मन है कि वो और पेपर सॉल्व करे, वो दिल्ली का ट्राई करे। और जिस दिन दिल्ली का सॉल्व कर लोगे उसके बाद फिर आपको ये लगेगा कि हाँ मैं कोई भी पेपर दिला सकता हूँ। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर दिल्ली का पेपर आपने सॉल्व कर लिया ना, जुडिशियल वाला ना, जुडिशरी का जो पार्ट है उसमें, मतलब जो लॉ पार्ट है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें और भी पार्ट होते हैं, उस पर नहीं जाऊँगा मैं, उसमें लैंग्वेज का अलग ही पेपर रहता है। तो आप वो पार्ट अगर क्लियर कर लिए ना तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले छत्तीसगढ़, MP, उसके बाद आप चाहें तो उसको करिए। आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पैराग्राफ उठाते हैं और उसके बाद फिर उसी से क्वेश्चन बन जाता है। कहीं से भी पैराग्राफ उठाते हैं। जो सिस्टम हमारे यहाँ अभी पिछले बार चालू हुआ ना, पिछले 2 बार से, वैसा वहाँ पे रहता है। तो आप अच्छे से इस तरह से पढ़ाई करिए। और न्यू वाला तो आप लोग के लिए तो 1 जुलाई से आ ही रहे हैं हो, पर मेरे ख्याल से आप लोग के में नहीं, सिलेबस में नहीं रहेगा। नया वाला शायद आपके सिलेबस में नहीं रहेगा शायद, क्योंकि इतनी जल्दी तो शायद मुश्किल रहेगा कि पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया जाए। अब आ भी गया तो पता नहीं भाई, बाकी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आ पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर उस बीच में आ गया तो पुराने एक्ट से चलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं आया तो नया वाला जैसा वो रिकमेंड करे वैसा नोटिफिकेशन के ऊपर रहेगा वो सारी चीज़ें। प्री से रिलेटेड किसी को और कुछ पूछना हो, क्वेश्चन बस मत पूछना, क्वेश्चन नहीं बताऊँगा मैंने आपको आइडिया दे दिया है ना। तैयारी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बता देना। प्री कर रहे हो या दोनों कर रहे हो? नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ उनको, प्री बस कर रहे हो कि दोनों कर रहे हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। ट्रांसलेशन भी पूछे ना, तो ट्रांसलेशन क्यों पूछ रहे हो अभी? साथ ही कौन से मीडियम से? इंग्लिश।
हाँ, तो हिंदी में अच्छे से ध्यान देना और कुछ नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ये रहता है, उनके हिंदी के जो वोकैब्स रहते हैं ना वो बहुत पुअर रहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। आपका कैसा ये नहीं पता, मैक्सिमम लोगों का ऐसा होता है। जब आप ट्रांसलेशन करते हो ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता कभी पे भी, वैसा ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होता। आप सोचोगे कि ये दीज लिखा है तो इसका मतलब दे दूंगा मैं, दैट लिखा है तो इसका दे दूँ, ऐसा नहीं होता। ट्रांसलेशन होता है उस पूरे लाइन का, जो सेंटेंस बन रहा है, जहाँ तक फुल स्टॉप जा रहा है ना, वो आप पूरा पढ़िए, वो फुल स्टॉप तक या कॉमा तक। ये फुल स्टॉप बस बोल दिया तो ऐसा नहीं कि पूरा फुल स्टॉप तक देखिए, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कोलन, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती वहाँ पे। तो जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है वहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है, और उसके बाद उस सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है उसको लीगल लैंग्वेज में लिखना है। गूगल ट्रांसलेट वहाँ काम नहीं करता, पहले ही बता दिया, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट पे आप जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे कॉमन वर्ड देगा जो आप अगर वहाँ लिख के आ गए तो शायद ही कोई नंबर दे। तो गूगल ट्रांसलेट पे बिल्कुल भरोसा ना करें आँख मूंद के। हाँ, भरोसा कर सकते हो, पर आपको उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था सर उसका। तो हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम 2019 के पेपर में भी हो चुका है, प्री के पेपर में। 19 का था ना सर, रेट वाला पेपर। कुछ तो बड़ा उटपुटांग नाम लिखा था। हाँ, वही आया, तो वही आता है। हाँ, बड़ा उटपुटांग नाम था उसमें, हिंदी इंग्लिश में उसमें प्रॉब्लम हो गया था। तो आप इसलिए ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया, आजकल तो मोबाइल से तुरंत रीड हो जाता है, वो रीड हुआ, ट्रांसलेट हो गया, छाप दिया। ये बिल्कुल मत करना, वहाँ काम नहीं आएगा ये चीज़। आपको वोकैब्स सबसे अच्छा हिंदी के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी के वोकैब्स आपको मिलेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दें। हिंदी मीडियम वाले मतलब वाइस वर्सा रहेगा, हिंदी वाले इंग्लिश और इंग्लिश वाले हिंदी, उससे आपको वोकैब्स मिलते जाएंगे। और जिनका मतलब नहीं समझ आ रहा है आप उसको गूगल कर लो और उसके बाद उसका लीगल वर्ड भी ढूंढ लेना। ऐसा होता है। और ट्रांसलेशन में बाकी तो ज़्यादा खास नहीं होता ना, आप उसको कंप्लीट कर लो। जो उसका सार है ना वो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो बोल रहा है, उससे डिफ़र नहीं होना चाहिए। फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए, बाकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसमें ज़रूरत नहीं रहती। आप बस कॉमा और फुल स्टॉप, ये सारी जो चीज़ें बताया उसको आप ध्यान दो बस उसमें, और कुछ। हाँ, क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा बनाओ, जितने हो सकते हैं उतना ज़्यादा, पर पढ़ के बनाना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने बोले तो आज गए बना लिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं। पढ़ के बनाओ तो आपको ये भी पता चलता है, हाँ ये वाला भी तो था यार, मैं तो पढ़ा नहीं था करके। ऐसा भी होता है। मैं तो हूँ इंग्लिश मीडियम वाला, पर ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन बनाए हिंदी मीडियम वाले। राहुल मिश्रा प्रेफर करता था मैं, राहुल मिश्रा प्रेफर करता, सिंगल की बुक प्रेफर किया था। और बाकी तो एक वो आती थी ना सर, मोटी वाली इंग्लिश मीडियम वाली, नहीं मोटी वाली इंग्लिश मीडियम वाली सर, रशीद M.A. रशीद की बुक थी। तो इतनी मोटी बुक थी, बहुत ज़्यादा। उसके क्वेश्चंस भी लेवल के थे, मतलब इनिशियली तो मैं तो 2 क्वेश्चन बनाया, उसको छोड़ दे रहने बहुत टफ था वो। हाँ, हमारी टॉपर वो क्वेश्चंस बनाती थी, वो बुक ही गायब हो गई उसके बाद। फिर मैंने भी वही, उसी से मैं लास्ट देखा था सर उसको। तो बुक आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ज़्यादा अच्छा है आप टॉपिक वाइज पढ़ें, टॉपिक वाइज में आपको पूरा क्लियर होते जाएगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाते जाए। मैं ये जो बुक मैंने बताया ना, क्या नाम मतलब राहुल मिश्रा की बुक, वो मैं इसलिए प्रेफर करता था क्योंकि वो टॉपिक वाइज रहता था। मैं इसलिए प्रेफर किया था उसको क्योंकि वो टॉपिक वाइज था, पूरे लाइन वार से मिलते जाते थे, आप पढ़ो उस पर क्वेश्चंस बना लो, थोड़ा इजी रह जाता था। तो इसलिए मैं वो ज़्यादा प्रेफर किया। और सिंगल की बुक भी है, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी आप, पर उसमें लोकल एक्ट नहीं मिलेगा, लोकल एक्ट नहीं मिलेगा उसमें।
LRC नहीं मिलेगा, रेंट नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। उसके लिए आपको इसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग करिए तैयारी, अच्छा है। और इसका भी बता दो, वैसे अभी तो है नहीं, तो जितने फाइनल ईयर वाली है कोई ऐसा है जो मतलब प्रैक्टिस वाले तो दिख रहे हैं, और कोई काम करता हो उसके साथ पढ़ रहा हो, प्रैक्टिस के अलावा और कोई अगर कुछ काम करता हो उसके साथ पढ़ रहा हो, पढ़ाई के अलावा है कोई और नहीं है? चलो तो मैं प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ फिर, ठीक है। प्रैक्टिस मैंने भी की है पर फुल फ्लेज कभी नहीं किया, ठीक है। कोर्ट जाता था और कोर्ट से उतना ही ग्रैब करके आता था जितना मेरे को ज़रूरत है। काम तो कर देता था, ऐसा नहीं काम नहीं करता था। फाइलें लगी रहती तो मेरे टेबल पे, मतलब हमारे यहाँ 20 से 25 फाइल डेली रहती है, तो वो हैंडल करना ही रहता था। पर जब आपका पेपर है, आप उस समय बिल्कुल कम से कम, अगर आपकी तैयारी है तब ना, कम से कम 1.5 महीने आप कोर्ट मत जाइए, अगर आपकी तैयारी है तो। और नहीं है तब तो फिर बोलूँगा पहले एक बार तैयारी करो, ठीक है। मैं इसीलिए बोला सर ये ज़्यादा बेटर है कि मैं 20 का रास्ता निकाल मध्यम मार्गी वो ज़्यादा बेटर। मैंने उसको प्रैक्टिस किया है इसलिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा टफ जाता है। एक बार अर्निंग आप चालू कर दो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, क्योंकि फिर आप अपने हिसाब से खर्चे करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि उस बीच में थोड़ा सा ब्रेक लो, बहुत ज़रूरी है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। मेंस के लिए ऐसा है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया वहाँ से अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो 45 डेज़ मिलते हैं। प्री का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 45 मिलेंगे, वहाँ से 45 डेज़ मिलते हैं। 45 डेज़ में अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी होता है, पर 45 डेज़ सफिशेंट होता है। हाँ, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आप एक्सेलेंस नहीं ले पाएंगे, पर हाँ आप लिख तो लेंगे। पहला फोकस ये रखिएगा कि मेंस का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, 2 जजमेंट और 2 ट्रांसलेशन, ठीक है। ये पूरा 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहला एम यही है। और आपको पेपर निकलवाएगा भी यही चीज़। आप जितना अच्छे से पेपर कंप्लीट करके आएंगे ना, पूरा पेपर आपका जैसे कंप्लीट आएगा होगा ना, आपको अंदर से लगेगा हाँ मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया, एक बूस्टअप मिलता है। और ये पेपर कंप्लीट करने का आपको पता कैसे चलेगा कि आपने पेपर कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर जो टेस्ट लेंगे ना, सीरियसली दिला देना। हाँ, मेंस का जो आप बताए ना, तो मैं इसीलिए बता दूँ, मेंस का जो सर टेस्ट लेंगे उसको आप सीरियसली दिलाइएगा। 5-6 जितना भी टेस्ट होगा वो एकदम सीरियसली दिला देना। अगर आप उसमें 3 पेपर में भी अगर पूरा पेपर कंप्लीट कर ले, 3 टेस्ट में भी अगर पेपर कंप्लीट कर ले, आपकी प्रोबेबिलिटी वहाँ हाई हो जाएगी कि आप वहाँ पे पेपर कंप्लीट करके आएंगे। हाँ, पीएससी से ज़्यादा टफ होता है यहाँ का पेपर। यहाँ का पेपर पीएससी से ज़्यादा टफ होता है। वहाँ अगर 4 जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 चार्ज एक्स्ट्रा ही है, ऐसा है। तो पहला एम ये हुआ। सेकंड, जो आपको प्रोफार्मा बताया गया है आप उससे बाहर नहीं जाएंगे, आपको वो कंप्लीट करना है और उसी सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। अभी नया वाला आ गया है क्रिमिनल का, तो वो आपको अलग अलग बॉक्सेस और एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। न्यू गाइडलाइन आई थी लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेंदी हुआ है, 2 पेज ज़्यादा जाता है, पर ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आ जाएगा वो लाइन पे, उसका नहीं है दिक्कत होता। पर जैसा आपको प्रोफार्मा बताया जा रहा है वो प्रोफार्मा ही आप फॉलो करेंगे और कोई प्रोफार्मा फॉलो मत करना। एक एम हुआ, दूसरा ये हुआ। तीसरा ये, सिविल में आप जब इश्यूज बनाएंगे, इश्यूज सिविल की जान है, सीधी बात। इश्यूज आप अगर सही बनाएं तो आपकी फाइंडिंग भी ऑलमोस्ट सही रहेगी, ये बोला जा सकता है। अगर आपने इशू सही बनाया आपकी फाइंडिंग भी सही रहेगी। इशू आपने गलत कर दिया, आपका पूरा केस खत्म। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इशू की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, इशूज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। डिटर्मिनेबल क्वेश्चंस होते हैं आपके क्रिमिनल पे,
तो वो तो चार्ज में जो आपने बनाया है वही चीज़ वहाँ पे आ जाएगी, तो उसमें उतना लोड नहीं रहता। मेन तो रहता है इश्यूज़ का। इश्यूज़ आपने सही बनाए सिविल में तो आपका पूरा सही जाएगा, वहाँ गलती किया तो आपका पूरा पेपर ख़त्म। बात आती है लेटर ऑन पार्ट की। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है, क्रिमिनल में अगर आपको कोई भी पेपर आए, कन्विक्शन की तरफ मैं कन्विक्शन की तरफ जाता था, क्योंकि उसमें पूरा आपका जो प्रोफार्मा रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेटर ऑन वाला पार्ट छूटता नहीं वहाँ पे। मेरा पर्सनल ओपिनियन था भाई, मैं वैसे ही करता था, चाहे कैसा भी रहे उसको कन्विक्ट करके आना। इस बार का जजमेंट हाँ एक्विटल पे आया था, मैंने कन्विक्शन किया था। मैंने कन्विक्शन दिया था, पर हाँ आपका रीजनिंग वहाँ पे सॉलिड होना चाहिए। और अगर किसी को केस लॉ याद है तो बिल्कुल कोट करके आना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रीजनिंग सॉलिड होना चाहिए। एनालिसिस वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट, ये आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर आप धारा के विरुद्ध जाओगे तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस तो आपको आएगा ही आएगा भाई। वो इधर पुश करेगा, आपको जाना उधर है, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, हाँ सही है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक टाइप है इस केस का कि इस तरह से भी इसको लिया जा सकता है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। ये मेरा पर्सनल था, पर हाँ अगर नहीं ही दिख रहा है कोई भी ग्राउंड के उसको कन्विक्ट किया जा सके करके, आप बिल्कुल उस पर मत जाइए ना। ये जो मैं बोला ये तभी काम करता है जब आपके पास ग्राउंड मिल जाए कि उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, ये उसी केस में काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करने वाला। सीधा दिख रहा है कि एक्विटल ही है करके, तो आप उसमें वो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका गया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेटर वाली जो पार्ट है उसमें जब सेशन ट्रायल आता है बहुत सारी चीज़ें उसमें कम हो जाती हैं, और जो आपका जेएमएफसी ट्रायल रहता है उसमें लेटर ऑन थोड़ा सा बड़ा रहता है। थेफ्ट के केस में लेटर ऑन थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो रहती है वो आपको वापस डिलीवर करना रहता है, और बाकी ऐसे इन जनरल नॉर्मल रहता है। जैसे आपका 324(5) वाला जो एरिया है उस पर अगर अपन जाएँ तो उसमें जो जब्ती हुई रहती है उसका डिस्पोजल करना रहता है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है। कौन सा सेक्शन का आप चार्ज लगा के आगे काम किए हैं उसको आप ध्यान रखिए, उसके साथ क्या चीज़ और ऐड होती है लेटर ऑन पार्ट में, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 चीज़ बता दी, और जो चीज़ें हैं वो आप खुद फाइंड आउट करिए, ठीक है। थेफ्ट में आपको बताया कि वो प्रॉपर्टी उसको वापस देनी पड़ेगी, तो उसका ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। एक जो चीज़ मैंने बताई, ये जो मान लो डंडा है या फिर और कोई चाकू है, इसका डिस्पोजल आपको करना पड़ेगा। कोई और प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड अगर केस में कुछ दिया हुआ है तो उसका डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है। और ऑर्डर कॉपी वाला तो है ही, वो तो देना ही है ऑर्डर कॉपी वाला। बाकी लास्ट में एक रहता है 437A वाला, तो वो कई लोग बनाते नहीं हैं, आप ये गलती मत करना, बहुत ज़रूरी है, पार्ट ऑफ द जजमेंट है भाई 437A वाला। तो वो आपको पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करना है, ठीक। ये हुआ इस वाला पार्ट। सिविल में भी एक तरह का लेटर ऑन होता है, एक तरह का लेटर ऑन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ लेटर ऑन की हेडिंग नहीं डलती है, वहाँ पे जैसे रिलीफ एंड कॉस्ट वाला जो पार्ट रहता है उसी में और ऑर्डर आप कर सकते हो रिलीफ वाले में। तो एक तो रिलीफ आप जो दिए वो जो उसने मांगा था, उसके साथ में अगर कोई एडिशनल रिलीफ अगर वो उसने मांगा है और आप दिख रहा है ये चीज़ के दिया जा सकता है तो आप उसको दोगे, अगर मांगा ही नहीं है तो देने की बात ही नहीं है, ठीक है। सिविल में तो यही रूल चलते हैं, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, नहीं मांगा तो हम तो बैठे नहीं देने के लिए, ठीक। और रहता है एक है CIS वाला प्रोसेस चालू हुआ है। कितने लोगों को पता है CIS वाला प्रोसेस? पता है क्या होता है? क्या होता है उसमें? जितने भी हियरिंग होते हैं ना सारे के उसमें अपडेट उसमें होते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर आप पार्ट लिख के आएंगे ना वहाँ पे थोड़ा सा वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये पता चलता है कि आप अपडेट हो। अपलोड
करने का जो जजमेंट का ऑर्डर है ना, उसको लिखना पड़ेगा आपको, इसको वहाँ पे अपलोड करवाइए करके। ये थोड़ा सा वेटेज देता है। तो इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं, ये आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। और बाकी सर भी बताएंगे, सर के फॉर्मेट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ एडिशनल अगर आपको मिलता है और आपको अगर लगता है कि वो ज़रूरी है पर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे कि कितना ज़रूरी है, सर से कंसल्ट करो। आप लिखना है नहीं लिखना है, नाम कभी भी किसी का भी मत डालना, सिग्नेचर वाला जो पार्ट रहता है उसमें ना अपना ना पराया, किसी का नहीं डालना, छोड़ दो ब्लैंक, चल जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू तो शुरू में ही बता दिया था, मेंस तो बता ही दिया। प्री में वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, अगर डेट आ जाएगी, जब भी डेट आएगी आप ट्राई करना कि जितने क्वेश्चंस होते हैं पर डे बनाने की कोशिश करना। एटलीस्ट नंबर में ऐसे नहीं बोलूँगा, पर फिर भी अगर 200-300 क्वेश्चन भी अगर आप डेली बना रहे हैं चल जाएगा। पर अगर सर हम लोग मैं बताऊं, वो 1-2 दिन की बात होती है, वैसा नहीं लगता कि इतना। आपको अगर सही में करने का मन हो गया ना, एक दिन में 600, 700, 800 क्वेश्चन भी बनते हैं। हमने किया हुआ है, बन जाते हैं आराम से। आपको बस होना चाहिए, बैठने की प्रैक्टिस कर लो। एक बार बैठने की प्रैक्टिस हो गई ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ ही जाना है, पिक्चर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ऐसा वाला बैठना नहीं। बुक के सामने, क्योंकि बुक खोलते ही नींद जरूर आती है, तो वो वाली प्रैक्टिस कर लेना। अभी से हैबिट में लाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा रहेगा। ठीक है। और कुछ छोटा सा बाकी तो आप वही है। मेरा अनुभव, एक मैं सबसे जो सर ने लास्ट में बताया था ना कि मेरा हुआ था, वो था असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल 2023 में, लास्ट ईयर जनवरी में उसकी ज्वाइनिंग थी। 16 जनवरी 2023 को उसकी ज्वाइनिंग आई थी। 12 जनवरी को मैंने वहाँ जाके रिज़ाइन कर दिया था ज्वाइनिंग से पहले। इसका रीज़न ये था, 2 लोग, पहले मेरे पापा और दूसरे मेरे सर। इन दोनों के कारण मैं उस डिसीज़न को ले पाया था। अगले महीने 26 फरवरी को पेपर था प्री का। अब मैं टॉप किया था वहाँ पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था मैंने। उसमें इंटरव्यू प्रोसेस था। इंटरव्यू में 5 लोग बैठे हुए थे डिस्ट्रिक्ट जजेस के लेवल के, एडीजेस और डिस्ट्रिक्ट जज हमारे दुर्ग के जो उस समय तत्कालीन थे वो। तो उसमें मैंने टॉप किया हुआ था, मेरा नाम आया पहले नंबर पे। मैं खुद शॉक्ड, यार आ गया, ज्वाइन करूँ कि मत करूँ, ऐसा हो गया था। 2 दिन तक सोचा और उसके बाद फिर सर को फ़ोन लगाया और पापा से बात किया। पापा ने बोला कि अगर तेरे को करना ही है जुडिशरी का तो ये छोड़ दे। सर का भी सेम ओपिनियन था, तेरे को अगर उधर जाना है तो ये छोड़ दे। और आप समझ सकते हैं ये डिसीजन टफ होता है, क्योंकि आपके आसपास वाले आपको उसके लिए बहुत सारी बातें बोलेंगे। अगर आपके में सुनने का हिम्मत है तो आप करिए। क्योंकि जिस दिन मैंने रिज़ाइन करके आया था ना, जितने लोगों को पता चला, शाम तक मेरे को इतने सारे मैसेज, कॉल्स, जो मिल रहा है वो यही बोल रहा है, अबे क्यों छोड़ दिया, ऐसा चल रहा था। दोस्तों जानते हो, दोस्तों ऐसे ही बोलेंगे, सीधी बात। इवन मेरे कुछ रिलेटिव्स को भी पता चला, वो तो पेपर में छप गया, तो पूरी दुनिया को पता चल गया था टॉप किया लड़का करके। तो आपको कभी कभी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ है, सबसे पहले आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो उसके पास जाओ, ओपिनियन ले लो, कंसल्ट कर लो। ओपिनियन नहीं बोलूँगा, कंसल्ट ही बोलूँगा। कंसल्ट कर लो, बता दो अपनी सिचुएशन क्या है। फाइनेंशियली भी सिचुएशन शेयर कर देना, मेंटली भी कर देना, तब वो आपको सही सलाह देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा हुआ सर क्या करूँ, ऐसा नहीं। आपको अपना पूरा चीज़ बताना पड़ेगा ना। फाइनेंशियल सिचुएशन भी कई बार रहता है कि आप उस सारी चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है। मेंटल सिचुएशन आपका, आप उस चीज़ को लेके कितने पॉजिटिव हो। मैं तो इतना पॉजिटिव था कि मतलब मेरे मन में भी यही पहला थॉट आया था कि यार छोड़ देता हूँ, पर लोगों के बोलने के कारण दूसरा थॉट चल रहा था, ज्वाइन कर लेता हूँ, 40,000 आएगा,
ये भी था। तो उसमें सर ने काफ़ी हेल्प की थी। और 2 बजे जाके मैंने रिज़ाइन मार के आया था। वहाँ DLSA के सेक्रेटरी थे, वो मुझे देख रहे हैं और वो गेट पे ही थे, गाड़ी पे चढ़ने वाले थे। मैं बोला सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है करके। बोलते तुम कौन? बोला सर मैंने टॉप किया था, आपसे कल मिला था करके, आप बुलाए थे आज करके। हाँ तुम तो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था तुमको तो करके। बोला नहीं सर मैं नहीं कर रहा हूँ करके, ये ले लीजिए करके। उनको मैंने गेट पे ही दे दिया था। बोलते हैं नहीं जाओ। वो मेरे को 2 मिनट रोक के पूछे पक्का नहीं करना। तो कभी कभी आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा। हर किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता है कि ये डिसीज़न हमेशा लेना पड़े, पर हाँ जब आपको तैयारी करते ज़्यादा टाइम हो जाए तो आपको टफ डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। पर उसके लिए आप अपने आप को कितना बैक करके चल रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जो पढ़ाई के लेवल का है, मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, नॉर्मल था, पर मेरी संगति ऐसी थी कि मेरा चल जाता था। एक तो बता ही दिया, उसे तो मैं खुद खौफ में रहता था भाई बस तुम ऐसा मत करना और करके। पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमने कॉलेज साथ में किया हुआ है। बाकी आपके दोस्त आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। अगर आपका कंपटीशन पॉजिटिव है ना, तो आप हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो आपको ग्रो करता है। ये मेरा देखा हुआ चीज़ है। हमारे बीच अभी भी हेल्दी कंपटीशन है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रात को 2 घंटे तक सबसे ज़्यादा कॉल उसको आए थे बधाई देने की। मैं तो पूरी रात भी जीता, पर जिसका कॉल मुझे नहीं लग रहा था उसको कॉल उसको जा रहा था। तो हेल्दी कंपटीशन आप बना के रखिए। कई बार ऐसा होता है क्लास में हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाता है, तो ये आपको भी कॉन्फिडेंस लेके चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मेहनत करो, अच्छे से करो, और जितना हो सकता है आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाते हैं ना, ऐसा लगता है यार नहीं हो पाएगा, तो टेस्ट को सीरियसली दिलाओगे ना, तो आपके नंबर जब आपके ग्रो करेंगे नंबर। मेरे पहले टेस्ट में नंबर 45 थे 2019 में, और मैंने उसी 3 महीने की क्रैश कोर्स थी, उसी 3 महीने में उस 45 को ले जाकर 90 पे टच किया था। 3 महीने में प्लस 45 हुआ मेरा। आप भी कर सकते हो। जहाँ डाउट है बिल्कुल आप पूछिए, शर्माना मत। जो शर्माया वो तो गया ही, ऐसा है। मैं ओम का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पिछले 4 साल के अनुभव को आपको कुछ मिनटों या घंटों में आपको बता दिया। नहीं, मुझे खुद अच्छा लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली कि मुझे फिर से आप लोग के साथ बैठ के तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, तैयारी करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है डू एंड डोंट के बीच का अंतर समझे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये सबको मालूम है कि करना क्या है, ये सबको नहीं मालूम है कि क्या नहीं करना है। तो हम जानते बहुत सारी चीज़ें हैं पर मानते नहीं हैं। और जैसे कि अभी हम लोग अतुल और ओम की बात कर रहे थे, तो कल देखिए मैं फालूदा लेने गया, तो बहुत पुराना दुकान है, तो उसके बाजू में एक दुकान और खुल गई शंकर नगर में। तो मेरे को बोला भैया देखो मारवाड़ी किसी ने खुला है। तो बोला एक बात सुन ले भाई, ठीक है, कि आपके भाग्य का वो लेके जा नहीं सकता, और आपकी मेहनत का वो कोई छीन नहीं सकता। तो आप जो मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से, वो छीनेगा नहीं वो चाहे दुकान खोल ले चाहे कुछ भी खोल ले। तो जितना आप मेहनत करेंगे, और अच्छा आपके मन में ये भी आ गया कि यार बाजू में दुकान खुल गई है, तो आप इसको इम्प्रूवमेंट में लाएंगे। हो सकता है कि आपके अंदर लेजीनेस आ गया हो, या मैं तो यहाँ का एकाधिकार मोनोपोली रखता हूँ, मेरे को कौन पछाड़ेगा। पर उसके आने से क्या हुआ, एक नई ऊर्जा मिली आपको। तो बोले बात तो सही कह रहे हो। पहले आप किसी भी बैठा के चले जाते थे, कोई लड़के वाले को ले जाते या किसी को बैठा देते थे। अब खुद बैठने की इच्छा जागेगी आपकी कि नहीं, हमें को बैठना है। आपका PR कमज़ोर होगा, रिलेशन कमज़ोर होगा, तो उसको सुधारना है, भाई बिज़नेस करना है। तो बोले एकदम सही बोल रहे हो। तो उसको पॉजिटिव लो। अगर वो बाजू में खोला है, उसको पॉजिटिव लो।
तो बोलता भैया एक फालूदा मेरी तरफ से फ्री। ठीक है, तो मैंने बोला भाई मैं डाइट पे चला गया हूँ तो मैं एक ही लेके जाऊँगा आज, ठीक है, कि मैं नहीं लूँगा करके। ये तो मैं 2-3 लेता था, 2 अपने लिए और 1-2 घर के लिए, तो 4 लेके जाता था। तो उसको मना किया, 2 ही रख देंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, भाग्य और मेहनत में ये बात तो है कि भाग्य जो है वो ट्रिक करता है, ये बात तो है। पर भाग्य तब ट्रिक करता है जब आप उस मेहनत तक वहाँ तक पहुँचोगे। तो मेहनत उस लेवल पे कीजिए जहाँ आपका भाग्य शुरू होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी आँख में पट्टी बांध दिया और बोले कि भाई पेपर बना दो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, 90 के हिसाब से स्कोर करना पड़ेगा। जब स्कोर होगा, जो पढ़े हुए क्वेश्चन आ गए आपके, वो भाग्य है आपका। जो केस लॉ पढ़ा आपने वो आ गया, वो भाग्य आपका। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एग्ज़ाम देते हैं और जिस क्वेश्चन को हम एक रात पहले पढ़ते हैं और आ जाता है, तो यार इसको रात को ही पढ़ा था मैंने, ये आपका भाग्य होता है। पर प्रश्न है कि वो एक क्वेश्चन के अलावा जो 5 क्वेश्चन बनाए वो तो मेहनत थी आपकी, ठीक है, वो तो मेहनत थी। एक क्वेश्चन भाग्य से मिला आपको, पर आपको 99 क्वेश्चन आपकी मेहनत से करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क लाइए अपने अंदर, मेहनत कीजिए। मैं बार बार बोलता है MCQ सॉल्व कीजिए। टेस्ट को हमेशा ईमानदारी से दीजिए। टेस्ट को आप उस जुनून से दीजिए जैसे कि आप जो है वाकई में टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और हर बैच में सिलेक्शन होता है, ठीक है, हर बच्चे, ठीक है, कहीं ना कहीं हर बैच में क्रीम बच्चे मिलते ही हैं, बट वही है कि थोड़ा पेशेंस रख के चलिए। 3-4 साल लग जाते हैं। आजकल के नए बच्चों में पेशेंस नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि आज दूँ तो कल हो जाए, मेरा परसों हो जाए। तो ये हलवा नहीं है एग्ज़ाम, ठीक है। आपको हलवा खाने के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपको मिलेगी। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकी चीज़ें जो है आपको समय पे मिल जाएगी। और एक चीज़ याद रखिए हमेशा, वो ये है कि गिव अप मत कीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है गिव अप कर देते हैं, ठीक है। 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ, 3 अटेम्प्ट हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने भी कहीं ना कहीं गिव अप किया था, पर मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, ठीक है। आप लोग तो फ्रेशर हैं, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम आपका जुडिशरी है। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा जो है वो सिविल सर्विस था। मैंने 5 साल सिविल सर्विस को दिया, ठीक है। तो 4 से 5 साल सिविल सर्विस को देने के बाद फिर मैंने जुडिशरी को दिया टाइम, ठीक। तो 2 से 3 साल इसको दे पाया, इससे ज़्यादा नहीं दे पाया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 8 से 9 साल मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए दिए। तो मेरे पास अब उतना पेशेंस और वो परिस्थितियाँ नहीं थी जो आपके साथ है, ठीक है। अभी आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपके 1 या 2 या 3 साल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिए कि 2014 में इनका ठीक है डी हुआ, 18 में आते आते 15, 16, 17 तक आते आते LLB हुआ। और ये प्रश्न जो है इन्होंने नहीं बताया, पर मैं जानता हूँ। यार तुमने B किया, LLB क्यों कर लिया? LLB किया तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? पापा जी का चेम्बर को ही ज्वाइन नहीं कर रहे हो? ये प्रश्न इनहेरेंट कई लोगों ने पूछा हो। अरे B करने के बाद LLB करने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं भी 12th के बाद मेरा जब B में हुआ तो मैं ज्वाइन नहीं किया और BA किया। तो ये प्रश्न मेरे सामने भी आया, क्यों कर रहे हो भाई BA? पर यह है कि जिस दिन आप सफल हो जाते हो उस दिन सारी चीज़ें ढक जाती हैं। पर जो चीज़ अब जैसे होता है ना, हमने एक त्याग किया है, छोड़ा है किसी चीज़ को अपनी मर्जी से, तो उसको फिर आप, ठीक है, जस्टिफाइड करिए आप कि हाँ भाई मैंने छोड़ा है तो उसको किया, तो वो चीज़ें आती हैं। तो अभी आप लोग सब लोग जो है, मैं हर बार इस बैच को बार बार कहता हूँ कि अपने अंदर वो जुनून लाइए। वो जुनून की कमी है आप लोगों के अंदर। पैसे दे दिए इसलिए नहीं पढ़ना है, आपने फीस दे दी इसलिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, आपको कुछ बनना है इसके लिए पढ़ना है। और एक बात और कहूँगा, जो ठीक है, इतनी बहुत सुंदर बातें आपके सामने हुई, पर एक चीज़ और कहूँगा, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी नहीं हुई इसलिए एग्ज़ाम नहीं होगा। 70% एग्ज़ाम के 1 महीने पहले गिव अप कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी तैयारी है ही नहीं, और उसके कारण जो है वो सिर्फ पेपर में औपचारिक रूप से बैठते हैं। पर अगर मैं अपने अनुभव को कहूँ, आप जितनी भी तैयारी कर ले, आप 1 महीने पहले छोड़ें या कैसे करें, तैयारी हमारी कभी पूरी नहीं होती है।
हम जो तैयार करके गए वो पूछा जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। खासकर इंटरव्यू तो एक ऐसा बड़ा सेगमेंट है कि आप जो तैयार करके जा रहे हो उसमें हम चीज़ों को पूरा नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे जब मैं इंटरव्यू ले रहा था इसका, तो मैं इसको डांटा, बोला तुम्हारे चेहरे में एरोगेंसी दिख रही है भाई, दाढ़ी आड़ी भी बड़ी हुई थी उस समय, थोड़ा सा पोलाइटनेस लाओ। तुम जिस तरह का जवाब दे रहे हो जिस तरह से, तो यहाँ पर सामने वाला, मैं तो तुम्हारा भाई तुमको तब से जानता हूँ जब से अपन तैयारी कर रहे हैं, तो सामने वाला इस एटीट्यूड को क्या ले लेगा पता नहीं, वहाँ पोलाइट होना पड़ेगा। ये भी एक तैयारी करती है। जब आप जानते हैं किसी चीज़ को तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है वहाँ पे, ठीक है। आपको लगता है कि यार इतना आसान क्वेश्चन पूछा, उसको बताने का तरीका ऐसा हो जाता है, अरे मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को। आपको हमेशा काम शांत रहना है, एकदम पोलाइट रहना है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। पर मैं यही कहूँगा आप लोगों कि आप लोग जो है एक जुनून लाइए। आपके अंदर एक ही चीज़ की कमी दिखती है मेरे को, कि आप लोग ठीक है आ गए हैं, क्लास कर रहे हैं, सारी चीज़ें, पर उस चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे। तो क्या मिलेगा आपको उसके बाद? सबसे पहली चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी गरिमा। मैंने अभी आपको बताया ना, गुलाबी शरारा वाली 4 करोड़ों की क्या खरीद ली, आज ही आया था उसका, ठीक है। तो उसने 4 करोड़ का बंगला खरीद लिया। वो चाय वाला बिल गेट्स को आना पड़ा उससे मिलने के लिए। सोचो आप, बिल गेट को भी वो चाय वाले के पास आना पड़ा। देखे तो यार ये चीज़ है। पर प्रश्न है कि क्या वो गरिमा एक जज को जो मिलेगी उनको मिलेगी? समाज में रुतबा, पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर समाज में जो गरिमा मिलेगी आपको जज बनने के बाद, हो सकता है भाई आप लोग उस जगह साउंड फैमिली से हैं, ठीक है। एक बार मैं पूछा तो किसके किसके घर में ऑडी है, तो 2-3 लोग हाथ उठाए थे यहाँ पे, तो आप उस फैमिली से। पर क्वेश्चन यही है कि एक जज के सामने आपको वो सम्मान मिलेगा क्या? फिर तनख्वाह इतनी बढ़िया मिलेगी आजकल तो, और सुविधाएं सब मिलेंगी, पेट्रोल मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा। तो इतनी सुविधाएं कौन देता है भाई आज की तारीख? आप ये सोचो ना, 1 या 2 साल का तो स्ट्रगल है, 1, 2, 3 साल। जिस दिन बन गए ना उस दिन सारा स्ट्रगल ऐसा लगेगा चलो आराम, ठीक है। जैसे 2 महीने हो गया रिजल्ट आया ना, ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया रिजल्ट आया। 2 महीने के बाद अब पूछो कितना रिलैक्स लग रहा होगा लाइफ में, आज़ाद। उसी सेकंड से लगा अब ठीक है, अब लगा ठीक है, नीचे से देख सोचो। तो मैंने सबसे पहले अपना नाम देखा नहीं, मेरे भाई ने देखा, यार तेरा ऊपर है कहाँ नीचे देख रहे हैं करके। अंडर 15 आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो है। तो सोचो आप, मतलब जो पेपर दे रहा है, कई लोग ठीक है मुझे बोलते हैं, अब जैसे मेरे फ्रेंड ने मेरा सबसे पहला नाम रखा, जैसे कोटा फैक्ट्री आई थी ना, तो जैसे कोटा फैक्ट्री आई तो उसके बाद जो है मेरे को जज फैक्ट्री के नाम से बोलता है। वो आज जज है ना, एडीजे है वो, तो मेरे को आज भी बोलता है और जज फैक्ट्री, हम लोग ऐसी बात करते हैं। फेसबुक में लिख देता है भाई, फेसबुक में लिखता है जज फैक्ट्री करके, ऐसा अच्छा लगता है सुनने के बाद। हाँ चलो भाई, एक जो है हमको सम्मान मिल रहा है, पर कोई किसी को बनाता नहीं है, आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा यार। तो उतनी अंदर लाइए ना, शिद्दत लाइए, थोड़ा मेच्योरिटी लाइए, ठीक है, तब अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, अपने आप चीज़ें आएंगी। और उसको समय दीजिए आप लोग समय नहीं देते, बाकी सब कुछ देते हो। टेस्ट पेपर सीरियसली दो आप लोग, ये लोग टेस्ट नहीं देते, ठीक है। कुछ लोग तो टेस्ट में गायब हो जाते हैं। वो आपको टेस्ट से मिलेगा जो वो चीज़ आपको। अच्छा, टेस्ट पेपर भी है जी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा ना, और 2-2 बजे रात तक बैठे हैं हम लोग दोनों, ठीक है, 2-2 बजे तक रात को भी बैठे हैं हम। लगाते था बिल्कुल फ़ोन, यार ऐसा है और यहाँ पे फंस रहे हैं अपन, ठीक है। फिर सजेशन नहीं हुआ। अभी जो आपका फॉर्मेट है ना टेस्ट पेपर का, इतना सिंप्लीफाइड है। पहले तो हम लोग जब 2019 हिंदी वाले ना ये एसी हुआ करता था, ना ये पैनल हुआ करता था, ये लाइटिंग तो छोड़ो, नॉर्मल लाइट्स थे, सफिशिएंट लाइट थी पर नॉर्मल लाइट्स थे, एसी वगैरह कुछ नहीं होता। वैसी गर्मी में हम
ऑलमोस्ट 100-110 लोग बैठते थे इसी जगह, जमीन पे बैठते थे, इसी जगह में। जिसको सीट नहीं मिली वो जमीन पे भी बैठते थे, तो पूरा फुल रहता बैठ था। के पढ़ा है, हाँ, यहाँ बगल में बैठ के यहाँ बैठ के पढ़े, तो ऑनलाइन होता नहीं था, सीट फुल हो जाती थी। और 4 घंटे की क्लास रहती थी, क्रैश कोर्स फिर 10 मिनट का break। वो 4 कभी 5 हो जाता था, और उसके बाद हम खाना खाने जाते थे, खाना खा के वापस आके यहीं बैठते इसी घर में। हाँ, ये है कि हमेशा हमारी तरफ से हमेशा एक अच्छा सपोर्ट रहा। और मैंने कहा ना कि अगर मैं अपनी एकेडमी बनाऊंगा तो मेरी एक चॉइस है, वहाँ रहेगा कि एक रीडिंग रूम होना चाहिए जो कम से कम एटलीस्ट 18 आवर्स तो खुले, 6 घंटे रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक वो बंद रहे, बाकी 18 आवर्स खुले। और मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, ये जो एसी लगा ना, हम लोग जब यहाँ बैठ के पढ़ते थे सर देखे तब वो एसी बाद में फिर उसी चीज़ के लिए लगवाया गया था बाद में। तो लोग सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ एसी लगवाया गया। मैं हमेशा उन लोगों को सपोर्ट ज़रूर किया हूँ। उस समय दिव्या होती थी, चौलुक्य होता था, ये होता था, अतुल होता था, पल्लवी होती थी, आज भी ये नाम याद है। और मेरी वाइफ उस समय आती थी तो वो ये बोलती थी यार इन लोगों को पढ़ते हुए देख के, और यहाँ नहीं बैठते थे, बाजू वाले रूम में छोटा रूम हुआ करता था, इसलिए क्लास रूम वहाँ थी, यहाँ मेरा ऑफिस था, ये मेरा कैबिन था, और यहाँ एक छोटी क्लास रूम थी, और यहाँ एसी नहीं था, यहाँ था, यहाँ एसी नहीं था, यहाँ बैठ के पढ़ते थे 12 बजे से लेके शाम को 8-9 जब बज जाए तो बैठ के पढ़ते, इतना पढ़ते थे। ये जो बार बार टॉपर का नाम ले रहा है वो दिव्या गोयल है, और वो 2nd रैंक लाया था उसमें 2019 का बैच होगा। उस समय मैं कोविड से पढ़ाया था उन लोगों को, अस्पताल से भी पढ़ाया था उस समय, 2019 का बैच था, मेरा बेस्ट रिजल्ट था। अब नहीं, अब तो ये वाला बेस्ट रिजल्ट हो। इतिहास टूटते याद रखिएगा, अपने ही रिजल्ट को अगर आपने जिस दिन ब्रेक कर दिया ना, उस दिन आप मान लो कि आप सफल हैं।